चलिए ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेटा ग्रुप 15 की जो एनसीईआरटी थी उसके बारे में कवर कर लिया था। अब आगे हम लोग ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 और 17 का जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है एक बार उसको रीड कर लेते हैं, फिर आगे जो छोटे मोटे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के जो एलिमेंटल ऑर्डर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 16 के अंदर एनसीईआरटी में एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में लिखा हुआ है, और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन में जो लिखा हुआ है इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज अगेन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ना, ऊपर वाले एलिमेंट का साइज स्मॉल होगा, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होंगे, आई ज्यादा होगी, ई ज्यादा होगी, वही सारे पॉइंट आ रहे हैं बार बार। वन टिपिकल एग्जाम्पल of effects of small size and high En is the presence of strong hydrogen bonding in water। हमने H bonding जब पढ़ा था तो तीन मॉलिक्यूल पे डिस्कशन हुआ था बार बार, एक था HF, एक था H2O और एक था अमोनिया। तो ये तीन मॉलिक्यूल हैं ही जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, मैक्सिमम आपको इन्हीं पे डिस्कशन करना होता है, और उसी पे यहाँ पर बात हो रही कि इस स्मॉल En की वजह से और स्मॉल मतलब हाई En और स्मॉल साइज की वजह से जो मेन प्रॉपर्टी आती है उनमें से एक प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड विच इज नॉट फाउंड इन H2S। याद होगा अगर आपको तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर जब एप्लीकेशंस पढ़े थे तो पहला एप्लीकेशन था फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट में हमने लिखा था HF इज लिक्विड, HCl इज गैस, whereas H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। तो ये वही चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होता है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले पॉइंट भी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट्स इट्स कोवेलेंसी टू 4। भाई सेकंड पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4, एंड इन प्रैक्टिस रियरली एक्सीड्स 2। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कभी पूछे तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कैन बी 4, बट प्रैक्टिकल अगर हम लोग देखें तो ये मैक्सिमम जगहों पर आपको 2 ही बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा। कभी कभार 3 बना लेगा, जैसे कि हम लोग ओजोन देखते हैं या हाइड्रोनियम आयन देखते हैं H3O+, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 4 तक, लेकिन जनरली आपको डे टू डे लाइफ में ये 2 बॉन्ड वाले कंपाउंड ही बनाते हुए दिखेगा। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप द वैलेंस शेल कैन बी एक्सपांडेड टू एंड कोवेलेंसी एक्सीड्स 4, है ना। तो इसके अलावा जो एलिमेंट आते हैं सल्फर, सेलेनियम वगैरह वगैरह, उसमें वैलेंस शेल को एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांड करने का मतलब है एस और पी के अलावा वहां डी भी आ जाता है, और उसकी वजह से उनकी कोवेलेंसी जो है वो 4 से ज्यादा हो सकती है। तो सल्फर के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया भी हुआ है कि सल्फर की कोवेलेंसी 2, फिर 4, फिर 6 भी हो सकती है ना। तो ये सब चीजें आ जाती है। तो ये ग्रुप 16 के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब ग्रुप 16 के बाद लास्ट में आते हैं ग्रुप 17 के ऊपर। ग्रुप 17 के बारे में एनसीईआरटी ने जो पॉइंट दे रखा है एनॉमलस बिहेवियर को लेकर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन जो है वो एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा अपने ग्रुप के मुकाबले, ठीक है ना। लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक present in second period of the periodic table, फ्लोरीन इज एनॉमलस इन मेनी प्रॉपर्टीज, है ना। तो बाकी ग्रुप की तरह ही फ्लोरीन अपने ग्रुप से एनॉमलस प्रॉपर्टी दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड्स सेट बाय अदर हैलोजन। मतलब फ्लोरीन का आई बहुत ज्यादा है, पता ही हमें, ईएन बहुत ज्यादा है, पता है हमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आप पढ़ते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से ही, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता है, बट ये क्या कह रहा है कि जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा मिलती है ना। मतलब जो एक ट्रेंड बनता है उस ट्रेंड के हिसाब से मान लीजिए फ्लोरीन की वैल्यू 100 होनी थी तो 100 नहीं मिलेगा, 110, 120 ऐसा थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बस ये उस बात को मेंशन कर रहा है, उससे कोई इतना फर्क पड़ता भी नहीं है, ठीक है ना। ऑल्सो आयनिक एंड कोवेलेंट रेडाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी इस पर हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन Cl2 Br2 F2 I2, याद होगा आपको, तो एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बताया था वीबीटी के अंदर। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। मतलब अगर आप देखें तो इसका जो आयनिक और कोवेलेंट रेडाई होना चाहिए ना, ऊपर से नीचे जब जाते हो तो रेडियस बढ़ता है, तो आयोडीन का रेडियस ज्यादा होगा, फ्लोरीन का रेडियस कम होगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अभी अपन पढ़ ही लेंगे। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन F2Cl2 Br2 I2, कल हमने बात करा था Nn का सिंगल बॉन्ड, Pp का सिंगल बॉन्ड, Nn का सिंगल बॉन्ड वीक था, Pp का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि फोन पे क्या लगता था, लोन पेयर रिपल्शन। तो वैसे अगर हम इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो F2Cl2 Br2 और I2, इसका शेल नंबर 22 है, इसका शेल नंबर 33 है, 44 है, 55 है, तो शेल नंबर के हिसाब से इसका
जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होना चाहिए था, ज्यादा, लेकिन याद करिए लोन पे रिपल्शन की वजह से ये यहाँ आ जाता था, तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए था उसके मुकाबले कम मिलता है ड्यू टू लोन पे रिपल्शन, ये बात इसने बोली है, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर। याद करिए ईए की जब हम लोगों ने बात करी थी तो पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड में ऑर्डर रिवर्स हो जाता था, थर्ड पीरियड वालों का ज्यादा हो जाता था, सेकंड पीरियड वालों का कम हो जाता था। फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का ईए ज्यादा और फ्लोरीन का ईए कम, तो ये वही बोल रहा है कि ईए भी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उनकी कम होती है ना, जितना होना चाहिए उससे कम होती है। The anomalous behavior of fluorine is due to its small size and highest electronegativity। पूरा ईएन जब हमने पढ़ा था तो ईएन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्म में हम लोग जिसको लेके चल रहे थे वो कौन था, फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन की वैल्यू हम लोगों ने पॉलिंग स्केल पे कितनी मानी थी, 4, हालांकि वो हाइपोथेटिकल वैल्यू है और हमने एक क्वेश्चन दिया भी था मैंने आपको कि ईएन इज नॉट मेजरेबल, है ना, मेजरेबल नहीं होता। हम लोग जिसका भी ईएन जो लेते हैं वो एक रेफरेंस वैल्यू के फॉर्म में लिया है कि फ्लोरीन को अगर 4 मान लिया जाए तो फ्लोरीन के 4 के हिसाब से नाइट्रोजन का वैल्यू 3 है या ऑक्सीजन का वैल्यू 3.5 है, बाकी ये 4 कोई एक्चुअल डेटा नहीं होता है ना, ये बस कैलकुलेशन के मदद के लिए लिया जाता है। लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑब्वियसली अभी डिस्कशन करा, F2 पीछे चले जाता है, एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस, तो वही सारी बातें वही डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। आगे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। ऑब्वियसली फ्लोरीन क्योंकि ईएन बहुत ज्यादा है तो फ्लोरीन हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने ऊपर क्या लाना चाहेगा, -1। मान लीजिए आपने कोई भी रिएक्शन ली है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो रिएक्शन अभी मैं बता रहा हूं ये आपको काम में भी आएंगे आगे, है ना, जब हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आपको दिया रिएक्शन बिटवीन x माइनस एंड x2, सपोज ये दे दिया। x माइनस एंड x2 कहने का मतलब है हैलाइड आयन और हेलोजन के बीच में हम लोग रिएक्शन यहां पर देख रहे हैं, ठीक। अब अगर x माइनस और x2 की बात करें तो ध्यान सुनना, मान लीजिए आपके पास किसी रिएक्शन में F माइनस है, F माइनस कहने का मतलब हम यहां पर देखेंगे सिर्फ F माइनस को, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा कंपाउंड दिया जा सकता है NaF, KF, RbF, CSF या फिर CaF2, MgF2 ऐसा कंपाउंड दिए जा सकते हैं आपको। जब भी ये रिएक्शन की बात होगी ध्यान सुनना, यहां पर जो भी कैटायन होगा वो कैटायन या तो ग्रुप 1 का होगा या ग्रुप 2 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर बेसिकली रेडॉक्स देखना है आपको, क्या देखना है, रेडॉक्स। अब रेडॉक्स में किसी का रिडक्शन होगा और किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, लेकिन ध्यान सुनना यहां पर जो कैटायन होगा वो कैटायन एस ब्लॉक का इसलिए होगा क्योंकि एस ब्लॉक का जो कैटायन होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सोडियम +1 से +2 पे चला जाएगा, वो वेरिएबल स्टेट नहीं दिखाता, तो इसीलिए ऐसा ही कैटायन देगा जो स्पेक्टेटर आयन होगा। स्पेक्टेटर मतलब उसका रिएक्शन में कोई ज्यादा मतलब होगा नहीं, वो दे चाहे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो NaF ले लिया और साथ में मान लीजिए मैंने हेलोजन लिया, अब हेलोजन में आप क्या ले सकते हो, Cl2 भी ले सकते हो, या फिर हेलोजन में आप क्या ले सकते हो बेटा, Br2 भी ले सकते हो, या हेलोजन में आप क्या ले सकते हो, I2 भी ले सकते हो। इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ठीक। एक और रिएक्शन ले रहा हूं, मान लीजिए NaF के बदले मैंने क्या ले लिया, सपोज NaCl, ठीक है। सारे हेलाइड की रिएक्शन एक एक बार दूसरे हेलोजन से करा रहा हूं। NaCl ले लिया तो एक बार इसकी रिएक्शन किससे करा दूंगा, F2 से, और एक बार अगर NaCl ले लिया तो इसकी रिएक्शन किससे करा दूंगा, Br2 और I2 से, सारे बचे हुए हेलोजन से इसका रिएक्शन करा दो। तीसरा रिएक्शन अगर मैंने आपको लिखा, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, NaBr, तो NaBr का रिएक्शन एक बार इसके ऊपर वाले हेलोजन से करा दो, ऊपर वाले हेलोजन कौन से, इससे F2 और Cl2, और एक बार NaBr का रिएक्शन इससे नीचे वाले हेलोजन से करा दो, वो कौन आ जाएगा, I2, और एक बार अपन ने हैलाइड के फॉर्म में किसको ले लिया, Na, और इसके ऊपर ही ऊपर हेलोजन है, नीचे तो कोई अपन रिएक्शन के है ना फॉर्म में लेते भी नहीं है, तो F2, Cl2 और Br2। ये कुछ आपके सामने रिएक्शंस हैं और ये काम आएगा आगे सॉल्ट में, जब अपन सॉल्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी आएगी लेयर टेस्ट, तो उस लेयर टेस्ट में ये रिएक्शन आपको काम में आती है, ठीक है ना, होए कुछ भी नहीं, सिंपल सी रिएक्शन। अब इन रिएक्शन के पीछे का जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक फिनोमिना है, जिस तरीके से ये रिएक्शन ऑपरेट करेगी उसकी बात करें तो जैसे आप लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हो ना बेटा, वैसे ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको अगेन किसकी जरूरत पड़ेगी, रिएक्टिविटी की। जैसे हम लोग बोलते हैं मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, वैसे मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है ना।
अगर हम हेलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करें, कल भी मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल का एक पैराग्राफ है जहां पर ग्रुप 1 और ग्रुप 17 की बात करी हुई है। ग्रुप 1 में याद करिए डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल्स में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता था, उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती थी। और ग्रुप 17 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो नॉन मेटल का ग्रुप है, डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, तो उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। तो याद करिए अगर हेलोजेंस में हम लोग बात करें तो हेलोजेंस में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो होता है एफ, सी एल, बी आर और आई। ये हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि चारों हेलोजेंस की अगर हम लोग बात करें तो हेलोजन में मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन कौन होता है बेटा? फ्लोरीन। उससे कम रिएक्टिव क्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव ब्रोमीन, उससे कम रिएक्टिव आयोडीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में रहना पसंद करेगा। क्यों पसंद करेगा? फ्लोरीन अगर अकेला है तो इसके ऊपर स्टेट कितना आएगा? 0। और क्या ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये तो माइनस रखना चाहेगा, इसीलिए फ्लोरीन है ना न्यूट्रल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा। ये कौन से फॉर्म में रहना पसंद करेगा? कंपाउंड के फॉर्म में ना। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। और यही जो चीज है ना, इसी को हम लोग दो और तरीके से समझ सकते हैं सेम रिएक्शन को। एक तो रिएक्टिविटी के दम पे समझ सकते हैं और दूसरा इसी बात को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर के दम में भी समझ सकते हैं ना। तो एग्जाम में ऑप्शन में इनमें से कुछ भी लिख के दे सकता है और इसीलिए हमको तीनों के ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि आप हो सकता है इससे सॉल्व कर लो और एग्जाम में ये वाला ऑप्शन बना के दे दे। आपको आता होगा लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए तीनों पे चर्चा करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, लेकिन बाकियों पे भी जानकारी होनी चाहिए। याद करिए हमने जब इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर लिखा था कि भाई हेलोजन का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है उसका ऑर्डर ये है, और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में हमने बात करी थी कि I- वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये बात या यही ऑर्डर लिख चुके हैं हम लोग, है ना। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, चेक करिएगा। अब सबसे पहले इन तीनों से हम ये रिएक्शंस को समझेंगे। सेम रिएक्शन है पर एक बार रिएक्टिविटी से उसको समझते हैं, एक बार ऑक्सीडाइजिंग नेचर से उसको समझेंगे और एक बार रिड्यूसिंग नेचर से उसको समझेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं और हमको तीनों के बारे में कम से कम जानकारी तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। आइए सबसे है ना सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो तरीका है वो कौन सा बेटा? रिएक्टिविटी। इसमें बहुत आसानी से आप रिएक्शन को कर सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीजें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आइए बताइएगा मुझे, मैंने क्या बोला? रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। हेलोजन में मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन कौन है? फ्लोरीन। उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। हमेशा जो मोर रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव को लात मार के बाहर कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, है ना। ताकतवर का ही जमाना होता तो वो बैठ जाएगा कंपाउंड में। मुझे बताइए NF, यहाँ पर हेलोजन कौन है? फ्लोरीन। और हेलोजन से अब इससे रिएक्शन करने, एक बार ऐसा मानो क्लोरीन आ रहा है एक रिएक्शन अलग से, एक बार ऐसा मानो ब्रोमीन आ रहा है और एक बार ऐसा मानो आयोडीन आ रहा है। अब ऐसे अपन एक एक करके लिखेंगे तो 15-20 रिएक्शन दिखेगी तुमको, इसलिए ऐसे लिख देते, ठीक है ना। अब आइए मान लीजिए क्लोरीन आए, बताइए क्लोरीन की रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है या कम है? तो क्लोरीन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मतलब ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर, और डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा क्लोरीन के बदले ब्रोमीन लाता तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी तो और भी कम है, तो ये भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर। और आयोडीन आए तो ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी फ्लोरीन के मुकाबले इनकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये फ्लोरीन को हटा नहीं सकते। फ्लोरीन जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। इसका मतलब है इनमें से कोई कहानी आ गई तो आप क्या बोलोगे? नो रिएक्शन। अब ये अपन ने किससे समझा? रिएक्टिविटी से। आइए अगले वाले को भी रिएक्टिविटी से समझते, फिर उनको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग से भी इन्हीं रिएक्शन को देखेंगे क्या है। मुझे बताइए अभी क्लोराइड है ना, क्लोराइड आयन से रिएक्शन करने कौन आ रहा है बेटा? फ्लोरीन। यहाँ पर इस केटायन का कोई मतलब नहीं है, केटायन कोई भी हो सकता था, केटायन का कोई लेना देना है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। Cl माइनस का रिएक्शन किससे हो रहा है? F2 से। बताओ फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है? तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब फ्लोरीन कंपाउंड में बैठ जाएगा और क्लोरीन को लात मार के बाहर कर देगा, और बाहर कर देगा तो फ्लोरीन जब अंदर जाएगा तो ऐसा बनेगा, कंपाउंड के फॉर्म में आयन बन जाएगा, और क्लोरीन जब बाहर आएगा तो न्यूट्रल बन जाएगा। तो कहानी क्या हो जाएगी? यहाँ पर NaCl के बदले जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? NaF। ये अंदर जाके इस फॉर्म में हो गया और ये बाहर आके इस फॉर्म में हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? Cl2। तो आपको बोलेगा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर, और उसमें ये भी देगा ये भी देगा, 3 रिएक्शन ये दे दी, चौथी रिएक्शन ये दे दी, तो समझ में आना चाहिए कि ये रिएक्शन हो सकती है, बाकी ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इधर आइए, अगेन कौन बैठा हुआ है? Cl माइनस। लेकिन Cl माइनस से रिएक्ट करने कौन आ रहा है? Br2 और एक बार I2। इनकी रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा है या कम है? कम है। तो लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव। इसका मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी।
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नो रिएक्शन। सॉल्ट में ये सब आएगा वापस से, फिर से बोल रहा हूं, लेयर टेस्ट के नाम से। कौन से टेस्ट से? तो अपने को नाम कम से कम ध्यान होने चाहिए, सॉल्ट में बता दूंगा, बता रखा है आपको ये सब चीजें। NaBr का रिएक्शन F2 और Cl2 से करा रहे हैं, देखिएगा क्या ब्रोमीन से रिएक्ट करने फ्लोरीन आ रहा है बेटा? यस, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड। फ्लोरीन अंदर बैठ जाएगा और ब्रोमीन को बाहर कर देगा। अगर फ्लोरीन अंदर बैठा और ब्रोमीन को बाहर बैठ कर दिया उसने, तो बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaF, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, Br2, ये बाहर हो जाएगा। और मान लीजिए एक बार अगर क्लोरीन गया, तो क्या क्लोरीन भी डिस्प्लेस कर सकता है? यस, क्लोरीन की रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, NaCl और Br बाहर हो जाएगा। तो अगर NaF आ जाएगा या फिर NaCl आ जाएगा, और दोनों में Br2 बाहर हो रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। NaBr की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, आयोडीन से। क्या आयोडीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है या कम है? कम है, तो लेस रिएक्टिव इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाए, और नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन, ठीक है ना। अगले पे आइए, NaI की रिएक्शन। क्या आयोडीन के मुकाबले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों की रिएक्टिविटी ज्यादा है बेटा? यस, और रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस कर देगा तो बताइए यहां पर जो रिएक्शन बनेगी, अगर फ्लोरीन करता तो NaF बन जाता, क्लोरीन करता तो NaCl बन जाता, ब्रोमीन करता रिएक्शन तो NaBr बन जाता, और आयोडीन को लात मार के बाहर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा लास्ट में, I2। ये प्रोडक्ट्स है रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये तो रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखना सीखे हमने, और सिंपल कुछ भी नहीं, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। और उसके लिए आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए कि फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन लेस रिएक्टिव है, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव और आयोडीन लेस रिएक्टिव है। आप चाहो तो ये पहले रिएक्शन और ये सब लिख लो, और यहां पर लिख लेना मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बस इतना ही है, इसमें कोई याद बात करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमने को रिएक्टिविटी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कराना है, दैट्स इट। हाँ, केटायन बेटा मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कोई भी देगा। इस ब्लॉक बोला था मैंने कि ऐसा केटायन आएगा जो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली ये रिडॉक्स हो रही है। अभी हम रिडॉक्स पे बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। तो रिडॉक्स हो रहा है, रिडॉक्स इसमें जो होना है वो हैलाइड और हेलोजन के बीच में होना है। तो केटायन ऐसा होना चाहिए जो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट ना करे, और वो जनरली एस ब्लॉक का ही केटायन आता है। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन कैल्शियम के टर्म्स में लिखी हुई थी, हमने सोडियम लिया, एनसीईआरटी में कैल्शियम के टर्म्स में लिखी है। कोई ग्रुप 1 या ग्रुप 2 देगा आपको कोई ना कोई। चलिए ना, अब ये जो रिएक्शन बेटा आपके सामने लिखी है, इसको अभी हम लोगों ने किससे सॉल्व करा, रिएक्टिविटी की मदद से, ठीक है ना। अब लेकिन रिएक्टिविटी के अलावा मैंने आपको बोला इसको आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर से भी सॉल्व कर सकते हो और रिड्यूसिंग नेचर से भी सॉल्व कर सकते हो। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग को जरा ध्यान से देखो। एक जगह हमने X2 लिया है और एक जगह हमने X माइनस लिया है, और इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर मॉलिक्यूल्स के लिए बात होती है, और रिड्यूसिंग नेचर जो हेलोजन की बात होती है वो उसके आयंस के लिए बात होती है, ताकि आप रिएक्शन को समझ पाए। अभी मैं यहां पर किसके बारे में बात कर रहा हूं, पहले ऑक्सीडाइजिंग नेचर चेक करिएगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर मुझे देखना है तो मुझे बताइए हैलाइड आयन देखना है या हेलोजन देखना है, हेलोजन F2Cl2 Br2I2। क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर जो है वो वैसे ही है, रिएक्टिविटी जैसे ही है, कि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर हम बात कर ले थोड़ा सा अलग से भी, मान लीजिए कोई हैलाइड है ना, और इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, या सॉरी हैलाइड क्या, हेलोजन ले लेते हैं ना। अगर कोई हेलोजन है और इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है मतलब ये सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा।
सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो जो माइनस में हेलोजन जब भी -1, हेलोजन का रेंज होता है +7 से लेकर -1। अब इसमें एक स्टेट आती है जीरो, जो कि इसकी नेटिव स्टेट होती है हर एलिमेंट के लिए ना। हेलोजन जब भी जीरो पे है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टेट पे बात होगी, एक तो जीरो स्टेट और एक -1 स्टेट, ये दो आएंगे हमारे सामने। x2 में जीरो होगा हेलोजन और x माइनस में हेलोजन किस पे होगा, -1। तो इन दोनों पे बात होगी। ये वाला हेलोजन अगर रिड्यूस होगा तो यहाँ जाएगा, और ये वाला हेलोजन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ जाएगा। मतलब दो स्टेट पे बात चलेगी, -1 और 0। अगर किसी हेलोजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो -1 वाले हेलोजन को ऑक्सीडाइज करके किस पे ले जाएगा, 0 पे, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और खुद रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में। ये कहानी यहां पर लगने वाली है, चेक करिएगा। यहां पर अंदर कंपाउंड में कौन बैठा है, F-। अभी ऑक्सीडाइजिंग पावर के टर्म्स में देख रहे हो तो मतलब मॉलिक्यूल को देखिए, क्या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन से ज्यादा है या कम है बेटा, कम है। मतलब ये फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, और ऑक्सीडाइज नहीं करेगा इसका मतलब यहाँ रिडॉक्स नहीं होगा, इसका मतलब है देयर इज नो रिएक्शन। अगले की रिएक्शन पे आइए, मुझे बताइए यहाँ पर क्लोरीन का स्टेट कितना है, -1, और फ्लोरीन का स्टेट कितना है, 0। क्या फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्लोरीन के मुकाबले ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सामने वाले को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो Cl- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। मतलब -1 से किस पे ले आया, 0। तो इसने क्लोरीन को तो ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो जाएगा, और खुद रिड्यूस होकर 0 से किस में चला जाएगा, -1। तो ये रिएक्शन इस तरह से भी आप देख सकते हो। अगले पे आइए, थर्ड वाले पे यहां पर बात करते हैं। चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं, Br2I2। मुझे बताइए यहां पर कौन बैठा है, क्लोरीन, और इसको अब ऑक्सीडाइज करने के लिए एक बार ब्रोमीन आ रहा है और एक बार आयोडीन आ रहा है। क्या ब्रोमीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज्यादा है या कम है, कम है। आयोडीन का भी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से कम है, तो ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन। आगे बढ़िए, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करने कौन आ रहा है, फ्लोरीन, और ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करने कौन आ रहा है, क्लोरीन। क्या फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रोमीन से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो फ्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। फ्लोरीन और क्लोरीन जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये -1 से कहां चला जाएगा, 0 पे। तो ब्रोमीन का तो हो गया ऑक्सीडेशन, और अगर इसने ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज किया है तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। और ये 0 से रिड्यूस होके कहां जाएंगे, 0 से हेलोजन के पास एक ही तरीका है रिड्यूस होने का, वो है -1। तो ये रिड्यूस होके कहां चले जाएंगे, -1। अगले पे आइए, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करने कौन आ रहा है, आयोडीन। आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रोमीन से कम है, तो ये ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। अगली बार आयोडीन को ऑक्सीडाइज करने कौन आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, यस। और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो ये I- को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, और I- ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। और खुद ये जो है F2, Cl2, Br2, क्योंकि इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो ये सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और खुद रिड्यूस होकर किसमें चले जाएंगे, -1 में। ये रिएक्शन है, इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर के टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं। अब इसी रिएक्शन को रिड्यूसिंग नेचर के टर्म्स में बोल सकता है। रिड्यूसिंग नेचर के टर्म्स में बोल सकता है तो इस बार मॉलिक्यूल को देखना है या आयन को देखना है, आयन को। और रिड्यूसिंग नेचर में देख लो ऑर्डर क्या है, सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन है, फ्लोराइड, और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आयोडाइड। मतलब आयोडाइड सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, और क्योंकि इसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चेक करिएगा, इन पे फोकस करिए, अब आयंस पे इन पे फोकस रखिएगा, क्योंकि अब अपन रिड्यूसिंग नेचर के टर्म्स में देख रहे हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड का रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है या कम है, कम है। इसका मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम है बेटा, यस। अगर रिड्यूसिंग नेचर कम है तो ये अपने से आगे वालों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। इसी तरीके से यहां पर भी आ जाइए, पहले इस पे बात करता हूं। क्लोरीन का रिड्यूसिंग नेचर ब्रोमीन और आयोडीन के मुकाबले कम है, और अगर इसका रिड्यूसिंग नेचर इनसे कम है तो सामने वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से ब्रोमीन का रिड्यूसिंग नेचर आयोडीन से कम है, और इसीलिए सामने वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन बाकी रिएक्शंस पे बात करें, अब यहां पर क्लोरीन के सामने कौन आ गया, फ्लोरीन। क्या क्लोरीन का रिड्यूसिंग नेचर, क्या Cl- का रिड्यूसिंग नेचर फ्लोरीन के मुकाबले ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। तो इसका अगर रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। अगर ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो फ्लोरीन 0 से रिड्यूस होकर कहां जाएगा, -1, और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये कहानी आ गई। इसी तरीके से आप यहां पर देखिए, ब्रोमीन का रिड्यूसिंग नेचर फ्लोरीन और क्लोरीन के मुकाबले ज्यादा है, और इसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस कर देगा।
अगर ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो फ्लोरीन को 0 से -1 पे और क्लोरीन को भी 0 से -1 पे पहुंचाएगा और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो -1 से कहां जाएगा, 0 पे। सिमिलरली नीचे वाली भी रिएक्शन है, सब में यही है। आयोडीन का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, इसको तीनों को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये रिएक्शन 3 तरीके से पूछी जा सकती है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। हमको प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट के लिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की उतनी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे यहां से लिख सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट लिखने के बाद कम से कम हमें इसको अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टर्म्स में ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर भी लिखा जा सकता है, तो कम से कम इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसपे हमको डिस्कशन करना था। स्टेट वगैरह अगर आपने पहले नहीं लिखी है तो लिख लीजिए, अभी मेंशन कर लीजिए। चलिए, है ना। तो ये तो बात हो गई बेटा हेलोजन और हेलाइड्स के रिएक्शन के बारे में। आते हैं अगेन एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखा हुआ था उसके ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। देखिएगा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और रिएक्शन होती है तो रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक की होती है, क्योंकि इसका ईएन बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट विद अदर एलिमेंट। मतलब ये रिएक्टिविटी के टर्म्स में भी अपन बोल सकते हैं कि फ्लोरीन हमेशा कंपाउंड में रहना चाहेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और इसीलिए ये बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता ही करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड व्हाइल अदर हेलोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। याद करिएगा, फ्लोरीन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी जब ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन की, तो 4 तरह के ऑक्सी एसिड पढ़े थे, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेल। फॉर्मूले याद है? पहले वाले का फॉर्मूला HOX, अगले का HXO2, HXO3, HXO4। याद आ रहा है सबको? सबकी बेसिसिटी 1 थी, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। तो हमने वहां पर पढ़ा था फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड बनता है HOF, क्योंकि बाकी सब में अगर आपने स्ट्रक्चर याद हो आपको, तो पहले वाले में एक ही बॉन्ड बनाना होता था, दूसरे वाले में 3, फिर 5, फिर 7, और फ्लोरीन 3, 5, 7 बॉन्ड नहीं बना सकता, और इसलिए फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड बनता था HOF। उसको हमने फ्लोरिक 1 एसिड का नाम भी दिया था, है ना। और बाकी जो दूसरे हेलोजन थे वो 2, 3, 4 डिपेंड करता है कौन कौन कितने कितने बना लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड, ये भी आपको वही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात। HF इज लिक्विड व्हाइल HCl इज गैस वाली बात कर रहे हैं। HF is liquid, boiling point 293 Kelvin due to strong hydrogen bonding. Other hydrogen halides are gases. तो HCl तो गैस सही था, HBr और HI आ जाए तो वो भी किस फॉर्म में मिलेंगे, गैसियस। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है क्लियरली। तो ये एनसीईआरटी के अंदर पूरी कहानी है। तो यहाँ पर एनोमलस बिहेवियर को लेकर एनसीईआरटी ने, मतलब ये लाइनें हैं जहां से मोस्ट प्रोबेबली आपको पी ब्लॉक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो ये लास्ट में मैंने पैराग्राफ्स आपको सब जगह रीड करके बताए। एनसीईआरटी के हिसाब से, एनटीए के हिसाब से जो आपका सिलेबस है वो ये है ना, ये लाइनें बस। पर ये लाइनें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको बाकी चीजें आती होंगी। बाकी ये डायरेक्टली आप पढ़ने जाओगे तो फिर रटना ही है, समझना नहीं होता, उसको कहते हैं ना। आइए अब आगे बात करते हैं। इसमें और कुछ पॉइंट्स पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। मैंने आपको बोला था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे ना, तो आइए अब उसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं। ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर अगेन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, रेयर है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर हर ब्लॉक में, हर ग्रुप में, जैसे मैंने आपको टेबल दिखाया था, तो टेबल दिया हुआ होता है, और टेबल दिया हुआ होता है तो कम से कम वो टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछ तो सकता है ना। तो कम से कम हमको इन टेबल के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी की एंट्रीज होती है, हम उसके ऑर्डर एक बार पढ़ ले रहे हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड। अगेन स्पीकिंग, आने की पॉसिबिलिटी कम है, पर थोड़ा ज्यादा पढ़ लेने में नुकसान नहीं है ना। आपको क्लियरली बताया जा रहा है क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। तो लास्ट में अपने गुर्दों में, फेफड़ों में जितनी जान हो उसके हिसाब से ही पढ़ाई करना। आपको लगे कि मेरे लिए कुछ ज्यादा हो रहा है तो उस चीज को उड़ा के चले जाना। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ। तो अपन रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए अपन पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि
आने को आ सकता है, इसलिए है ना रिस्क नहीं लेना चाह रहे। बाकी आने की पॉसिबिलिटी कम है, पिछले 15-20 सालों पे इन पे ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, तो उस ट्रेंड को देखते हुए मैं बोल रहा हूं कि आने की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी का पार्ट है, इसलिए पढ़ ले रहे हैं एक बार। आइए यहां पर बात करें। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना। ग्रुप वाइज अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां पर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक। अब इसका एक मैं ट्रेंड आपको समझा दूं पहले, ताकि अपने को कहानी समझ में आ जाए। हम लोग जब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने कौन है बेटा, एस ब्लॉक, और हमारे सामने कौन सा ब्लॉक है बेटा, पी ब्लॉक, ठीक है। इन दोनों पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। एस और पी ब्लॉक में बात करें तो एस ब्लॉक में ग्रुप जो आएगा वो आएगा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, और पी ब्लॉक में जो ग्रुप आएंगे वो आएंगे ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। टोटल कितने ग्रुप है बेटा, 8। गिन लीजिए आराम से ना। तो 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एस और पी ब्लॉक में जब हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी पढ़ रहे हैं तो टोटल 8 ग्रुप हैं, और यहां पर हम लोग इन इन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। हम इनके कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। तो कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कुछ पार्ट हम लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, हक्कानॉफ वगैरह वगैरह ऐसी बात करी हुई है। और बॉइलिंग पॉइंट में हमने वंडरवॉल फोर्स होगा, कीजोम होगा, डिस्पर्शन होगा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसी कई चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं देख रहे हैं, किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, एलिमेंट्स का। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि कब कंपाउंड्स वाला लॉजिक लगाना और कब एलिमेंट्स वाला लॉजिक लगाना है, ठीक है। ये जो टोटल 8 ग्रुप है, इसको 4 के पहले पार्ट में और 4 के दूसरे पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है ना। एक जनरल ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू के जो 4 ग्रुप है उनका पैटर्न एक जैसा होता है सॉल्व करने का, और बाद के जो 4 ग्रुप है उनका पैटर्न एक जैसा होता है सॉल्व करने का। अब वो पैटर्न क्या है, ध्यान सुनना। यहां पर जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइज के ऊपर। किसके ऊपर, साइज के ऊपर। यहां पर ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, साइज पे, है ना। ये एक जनरल फैक्टर पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, बट हाँ एक जनरल ट्रेंड हमारे दिमाग में फिट हो जाए ताकि हम उसके बाद आगे एक्सेप्शंस पे बात कर सके। और यहां पर जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है वंडरवॉल फोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है, वंडरवॉल। अब ये कहानी क्या है, उस कहानी के लिए आपको बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं और पूरा पीरियोडिक टेबल दिमाग में होना चाहिए। मुझे बताइएगा, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, मेटल और नॉन मेटल, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कुल मिला के बात इतनी है ना। ग्रुप 1 में मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, मेटल। यहां पर मेटल, यहां पर ये पी ब्लॉक में मेटल भी होता है, मेटलॉइड भी होता है और नॉन मेटल। पर नॉन मेटल मिलने की पॉसिबिलिटी इधर ज्यादा होती है, और यहां पर ज्यादातर मेटेलिक या मेटलॉइड टाइप की चीजें मिलेंगी। तो हमने इसको 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड करा कि ये पहला वाला पोर्शन ऐसा है जहां मेटल डोमिनेटिंग ग्रुप्स है, और ये वाले ऐसे ग्रुप है जो नॉन मेटल डोमिनेटिंग ग्रुप्स है। और जब आप प्योर एलिमेंट ले रहे हो, तो प्योर एलिमेंट ले रहे हो मतलब इस, जैसे मान लो मैंने सोडियम लिया, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो मैंने अगर सोडियम का मेल्ट करना है या बॉइल करना है तो मैंने सोडियम का प्योर एलिमेंट लिया होगा, और प्योर एलिमेंट लिया होगा तो सोडियम, सोडियम के बीच का जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, मेटेलिक। दोनों ही नहीं होंगे। मेटल मेटल का बॉन्ड कौन सा होता है, मेटल। तो यहां पर जो बॉन्डिंग काम में आएगी वो कौन सी बॉन्डिंग काम में आएगी, मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, मेटेलिक बॉन्ड। तो ग्रुप 1, 2, 13, 14, क्योंकि ये मेटल डोमिनेटिंग ग्रुप्स है, तो इनके अंदर जो कहानी चलेगी वो किससे चलेगी, मेटेलिक बॉन्डिंग से। और मेटेलिक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज पे। एटम जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या साइज बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो बताओ, जो 2 एटम है, सोडियम सोडियम या सीजियम सीजियम, क्या उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो वीबीटी याद करिए, शेल नंबर बढ़ने के साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो बेटा ऊपर वाला जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, और नीचे वाला जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो वीक होगा। स्ट्रांग वाले को मेल्ट करना मुश्किल और सॉफ्ट वाले को मेल्ट करना आसान। तो बेटा ऊपर वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और नीचे वालों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम। कहां पर, ग्रुप 1, 2, 13, 14 में एक जनरल ट्रेंड आएगा, ठीक है। साइज से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं 15, 16, 17, 18, तो ये नॉन मेटल डोमिनेटिंग ग्रुप है,
और नॉन मेटल डोमिनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन नेचर में F2 के फॉर्म में मिलता है, इसके अंदर FF का बॉन्ड है, कोई परेशानी नहीं। अगला जो फ्लोरीन आएगा उसके अंदर भी FF का बॉन्ड है, FF के अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा है बेटा, कोवेलेंट। यहां पर भी कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। लेकिन जब आप मेल्ट या बॉईल करोगे तो ये अंदर का बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसके और इसके बीच का जो इंटरेक्शन है वो टूटता है। और बेटा इसके और इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है वीक फोर्सेस, जो कि होता है वंडरवॉल फोर्स। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन होता है, याद करिए 3 तरह के मॉलिक्यूल पढ़े थे, पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, कीजोम, डिबाई और लंदन फोर्स। तो इन सब के अंदर जो फोर्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वंडरवॉल। और वंडरवॉल फोर्स जो होता है, क्या वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता था कि नहीं होता था? तो इसमें डाउन द ग्रुप जाओगे तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो नीचे वाले का अट्रैक्शन ज्यादा होगा और ऊपर वाले का अट्रैक्शन कम होगा। तो यहाँ नीचे वाले को मेल्ट या बॉईल करना मुश्किल होगा और ऊपर वाले को मेल्ट या बॉईल करना आसान होगा, दोनों बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पर नीचे जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि ये मेटालिक बॉन्ड से सॉल्व होगा, और यहां पर किससे सॉल्व होगा, वंडरवॉल फोर्स से, जो कि मास पे ही डिपेंड करता है। और नीचे जाने पर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो उसको मेल्ट करना या बॉईल करना मुश्किल होगा। अब आइए इधर, अभी अपन ने जो समझा, अभी ये सब चीजें वापस रिपीट हो जाएंगी, सुनते जाइएगा। मैंने आपको बोला एस और पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप है, 8। 8 में से शुरू के 4 को किससे सॉल्व करना है, मेटालिक बॉन्ड से, और बाद के 4 को किससे सॉल्व करना है, वंडरवॉल फोर्स से। मेटालिक बॉन्ड के लिए हमें क्या देखना है, साइज, और बाद वालों के लिए क्या देखना है, मास। मास देखो या वंडरवॉल देखो, बात देखिए। मुझे बताओ, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा यहां पर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो अब एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। जो यहां पर एलिमेंट देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। ये छोटा है और ये बड़ा है। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ऊपर वाले का मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा और नीचे वाले का मेटालिक बॉन्ड वीक बनेगा। अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा मतलब पैकिंग अच्छी होगी या खराब होगी, अच्छी होगी, और इसकी पैकिंग खराब होगी। पैकिंग अच्छी होगी तो एटम जो है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, और क्लोजली पैक्ड होंगे ना तो जो लैटिस बनेगा उस लैटिस के अंदर वॉइड्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। और वॉइड्स आने की पॉसिबिलिटी कम तो अंदर से खोखला होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और खोखला नहीं होगा तो इसका मतलब है मजबूत होगा, मजबूत होगा इसका मतलब है हार्ड होगा। जबकि आप सीजियम की जब बात करोगे तो सीजियम के केस में उसका साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा, वीक बनेगा। तो वीक बनेगा इसका मतलब इनके बीच में गैप्स रहेंगे। गैप्स रहेंगे तो अंदर खाली वॉइड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। और वॉइड्स मिलेंगे तो अंदर से हार्ड होगा या खोखला होगा, खोखला। और खोखला होगा इसका मतलब कैसा होगा, सॉफ्ट। तो यहां पर ये जो ग्रुप 1 2 13 14 है, इनको सॉल्व किससे किया जाता है, साइज से। साइज से हमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की जानकारी मिलती है, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट अगर हमको समझना है तो हम इतना बोलते हैं कि ऊपर वाला हार्ड होगा, नीचे वाला सॉफ्ट होगा। और जो हार्ड होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो सॉफ्ट होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम। इसका मतलब ऊपर वालों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और नीचे वालों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। ये यहाँ की कहानी। आइए पहले इसको अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ग्रुप 1 के बारे में बात करें, ठीक है, ये आ गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, किससे सॉल्व करना है, छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट। छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट कहने का मतलब जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। ये पॉइंट कहां पर लगाना है, ग्रुप नंबर 1 2 13 14। ठीक, आइए चेक करते हैं। ग्रुप 1 पे आइए। ग्रुप 1 की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, पहले 2 पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या ये आप डाउन द ग्रुप का मूवमेंट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, दिखा रहे? डाउन द ग्रुप जाने पर ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को साइज से सॉल्व करना है या मास से सॉल्व करना है, साइज। और साइज में क्या देखना है, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। आइए मुझे बताइए, लिथियम और सीजियम में है ना, ट्रेंड को समझिए। क्या ये छोटा होगा बेटा, यस। क्या ये बड़ा होगा बेटा, यस। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा। जो छोटा है वो हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा है वो सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर लिथियम और है ना सीजियम की अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट। इधर आइए,
ये आपको एक पॉइंट बोला था कि ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है और ये पॉइंट आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लिख लेना, अभी नहीं पढ़ा है, वो वाला पॉइंट है। लिथियम इज मच हार्डर। ऊपर वाले का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, नीचे वाले का मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेगा। और स्ट्रॉन्ग बनेगा इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा, हार्ड। जो छोटा है वो हार्ड है, और हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अब बाकी अल्कली मेटल के मुकाबले लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा मिलेगा और ये कंपेरेटिवली हार्ड होगा। इसके अलावा ये बात आपने 10th में सुनी होती है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट बाय नाइफ। ऐसा आप पढ़ भी लेते हैं ना, ये वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे की कहानी समझिए। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई, अब आएंगे किसके ऊपर, डेंसिटी पे, है ना। डेंसिटी पे बात करें तो डेंसिटी को कैसे सॉल्व करना वो अभी अलग से बात करते हैं, पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बताता हूं आपको। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहां पर आइए। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। चेक करिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये एलिमेंट्स हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं अगर इनके बारे में हम चर्चा करें तो बेटा इसमें कायदे से जो छोटा है वो हार्ड है और जो बड़ा है वो सॉफ्ट है। जो छोटा है हार्ड है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा, और जो बड़ा है सॉफ्ट है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम। इसका मतलब इसका जो ट्रेंड होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था, ये ट्रेंड आना चाहिए मेल्टिंग का भी और बॉइलिंग का भी। लेकिन आपको पहले भी बोल चुका हूं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, तीन ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका कोई सर पैर नहीं होता, मतलब ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। यहां पर बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर लग गया, यहां पर कुछ एक्सेप्शन आता है। अब एक्सेप्शन जहां भी आएगा उसको याद करना है, याद करने का जुगाड़ आपको बता दिया जाएगा, तरीका बता दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लैटिस की वजह से ऐसा होगा। क्योंकि सॉलिड स्टेट अब आपके सिलेबस में है नहीं, जिनने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है उनको ये पता होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी, एससी, बीसीसी, एफसीसी, बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे लैटिस की स्ट्रेंथ मेजर की जाती है और उसी का फर्क आता है यहाँ पे। ठीक है, आइए खैर बात करते हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन आता है। अब एक्सेप्शन जो आता है उसके ऊपर बात करें कि कैसे सॉल्व करना है, तो इसको बोलते हैं बेकार सर बालन मांगे। क्या बोलते हैं इसको, बेकार सर बालन मांगे। ये याद करने का तरीका है ना। और ऑर्डर में एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है चेक करिएगा। ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम कायदे से यहां होना चाहिए था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मैग्नीशियम उठ के कहां पर आ गया, मिनिमम पे आ गया, बस इतनी सी कहानी है। बट ऑर्डर में क्योंकि एक्सेप्शन आया है तो एग्जाम में तो अब एक्सेप्शन है तो याद होना ही चाहिए। तो याद करने का तरीका क्या है, बेकार सर बालन मांगे। विद्या बालन को जानते हो, हाँ वैसा। तो बेकार सर बालन मांगे। अब आगे कहानी सुनिए, याद तो हो गया अपने को, एग्जाम में याद भी आ जाएगा बेकार सर बालन मांगे, लेकिन याद करने से काम नहीं चलेगा, अपने को ऑर्डर बनाना है। तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है कि वो डिक्रीजिंग है, क्या है क्या नहीं, ये पहचानना जरूरी है ना। ट्रिक से काम सिर्फ नहीं चलेगा, ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। जितने भी ट्रिक्स आपको अभी बताई जाएंगी उनके ट्रिक को याद करने के बाद लॉजिक लगा देना सीधे सीधे। लॉजिक क्या था बताइए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को किससे सॉल्व कर रहे थे, मास से या साइज से, साइज से। और साइज में मैंने क्या बोला है, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अच्छा मुझे बताइए, इसके क्योंकि एक्सेप्शन है तो आपको बाकी कुछ नहीं देखना, दोनों एक्सट्रीम एंड्स को पकड़ लेना है, क्योंकि बीच में गड़बड़ हुई है तभी एक्सेप्शन है। ठीक है ना। तो इधर का कोना और इधर का कोना पकड़ लो और इन दोनों एलिमेंट को देख लो, इधर कौन आ रहा है, बेरिलियम, उधर कौन आ रहा है, मैग्नीशियम। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में बताओ कौन छोटा है और कौन बड़ा है, बेरिलियम छोटा है और मैग्नीशियम बड़ा है। जो छोटा है वो हार्ड है, और हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ऑर्डर आपको पता चल गया कि जो छोटा है वो हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा है वो सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। और एक्सेप्शन को याद करने का तरीका क्या हो गया, बेकार सर बालन मांगे। अब आपसे एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि ग्रुप 2 में हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आंसर इज बेरिलियम। और मिनिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो मैग्नीशियम। ठीक है, ये ऑर्डर बन गया। इसके अलावा इसके बॉइलिंग पॉइंट पे बात करें तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में और एक्सेप्शन है, हालांकि अपने को उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है ना। इसके बॉइलिंग पॉइंट में और एक्सेप्शन है, बस पॉइंट टू बी नोटेड जो है यहां पर वो ये है कि बेटा दोनों ही जगह पर भले बीच में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम आपको एक ही ट्रिक से याद रख लेने। बेकार सर बालन मांगे, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा है, और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम है। तो ये अपना ट्रेंड हो गया कि आपसे पूछे ग्रुप 2 में मैक्सिमम या मिनिमम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका, आंसर दोनों में सेम है, मैग्नीशियम। और मिनिमम, सॉरी वहां मिनिमम लिख दिया, हाँ मैक्सिमम किसका है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बेरिलियम। ठीक, याद करने का तरीका बेकार सर बालन मांगे, इसी ट्रिक से आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों का मैक्सिमम मिल जाएगा
और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों का मिनिमम भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समझने के बाद अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? डेंसिटी। तो आइए पहले डेंसिटी को भी यहां देख लेते हैं। इसके लिए मैंने अभी आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की कहानी बताई कि बेटा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो आप किससे सॉल्व करेंगे? साइज से। और साइज में क्या बोलेंगे? जो छोटा है वो हार्ड है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा है वो सॉफ्ट है, और सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। ये बात को आप लिख लो पहले कहीं पर, अलग से लिख लो इसको, है ना। ये कंक्लूजन है जो अपने को जिससे सॉल्व करना है। ग्रुप 1, 2, 13, 14 की बात करें, अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है तो किससे सॉल्व होगा? साइज से। और साइज से सॉल्व होने के बाद दो लाइन लिखिएगा, जो छोटा है वो हार्ड है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। चलिए ना, अभी इधर ध्यान दीजिएगा। ये तो अपन ने बात करी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ग्रुप 1, 2, 13, 14 की, और इसके अलावा मैंने आपको बोला जो सेकंड पार्ट आएगा पी ब्लॉक का, वहां पर आएगा ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18। और इसके अंदर अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया तो इसको साइज से सॉल्व करोगे या मास से सॉल्व करोगे? बेटा मास से। और मास का मतलब है हम लोग क्या देखेंगे? वंडरवॉल फोर्स, है ना। तो मास बोले या वंडरवॉल फोर्स बोले, बात एक ही है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आएगा। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी हमको यहां पर समझनी है वो प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? डेंसिटी। मुझे बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। अब थोड़ा लॉजिकली समझिएगा, मास अपॉन वॉल्यूम की जब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम ग्रुप वाइज पढ़ रहे हैं, तो आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो किसी भी ग्रुप में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और अगर मास बढ़ेगा तो मास और डेंसिटी की रिलेशन कैसी है? डायरेक्ट। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी इसके हिसाब से बढ़नी चाहिए। ठीक है। और अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो मुझे बताओ साइज या रेडियस भी बढ़ेगा। और रेडियस बढ़ेगा तो क्योंकि एटम को आप स्फीयर मान के चलते हैं, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और आर बढ़ेगा तो फिर 4/3 पाई आर क्यूब भी बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा इसका मतलब है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर रेडियस बढ़ गया तो इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अब आप देखिए, डाउन द ग्रुप जाने पर मास के हिसाब से देखूंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन डाउन द ग्रुप जाऊंगा और वॉल्यूम के हिसाब से देखूंगा तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। दोनों बात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक फैक्टर के हिसाब से डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए, और दूसरे फैक्टर के हिसाब से डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी कम होनी चाहिए। ये कहानी कुछ वैसी है जैसा हमने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करता था, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन। हालांकि अगर उसकी वैल्यू हमको दे दे तो हम तो फिर सॉल्व करके निकाल ही लेंगे, लेकिन हमको वैल्यू नहीं देगा तो हमको एट अ टाइम या तो लैटिस से सॉल्व करना पड़ता था या फिर हाइड्रेशन, क्योंकि दोनों को एक साथ लगाते थे तो फिर वहां पर भी यही होता था, एक से सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी और एक से सॉल्युबिलिटी घटती थी, आंसर नहीं पता चलेगा। और वैसे ही यहां पर भी है कि अगर आप डेंसिटी निकालने जा रहे हैं तो डेंसिटी के लिए अगर आपने मास और वॉल्यूम दोनों को एक साथ लगाने की कोशिश करी और हमारे पास अगर वैल्यू नहीं है तो फिर एक से डेंसिटी बढ़ेगा और दूसरे से डेंसिटी कम होगा, तो हम आंसर तक नहीं पहुंचेंगे कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है। तो जब भी ऐसी कहानी आ जाती है तो हमको प्रायोरिटी देनी होती है कि ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है। और डेंसिटी के जो मैक्सिमम ऑर्डर्स देखे गए उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर टाइम जो आपको ऑर्डर सही मिलेगा वो मास के हिसाब से मिलेगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर वैसे तो डेंसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन हम दोनों को एक साथ लगा नहीं पाएंगे क्योंकि आंसर नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम लोग प्रायोरिटी किस फैक्टर को देंगे? मास को। तो डेंसिटी का जहां भी क्वेश्चन आएगा, डेंसिटी के लिए हमारे पास जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा बेटा, वो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा? मास। और मुझे बताइए कि डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ता है या कम होता है? बेटा बढ़ता है। और मास बढ़ेगा तो क्योंकि मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या इसके एक्सेप्शन आ सकते हैं? यस, पर वो कायदे से कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो किसके दम पे सॉल्व कर रहे हैं? केवल मास, जबकि डेंसिटी मास के साथ साथ वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। ठीक, आइए इधर, ये जो अभी पॉइंट हमने देखा इसके हिसाब से यहां पर आइए डेंसिटी की बात कर रहे हैं बेटा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम। ध्यान सुनना, डेंसिटी की बात हो रही है। डेंसिटी को किससे सॉल्व करना है, मास से या वॉल्यूम से? मास से। और मास से सॉल्व करोगे तो क्या डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा तो डेंसिटी और मास का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट। इसका मतलब है अगर डाउन द ग्रुप मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो बेटा इसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। लेकिन इसके डेंसिटी में एक एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि ये सोडियम और पोटेशियम का ऑर्डर आपस में चेंज हो जाता है। यहां पर आता है पोटेशियम और यहां पर आता है सोडियम। ध्यान सुनना, और इसका कारण क्या है? इसका कारण ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था, याद करिए, जिगजैग जिगजैग उल्टा एन, साइज का ऑर्डर। उस समय भी मैंने आपको बोला था कि पोटेशियम का साइज ड्रास्टिकली बढ़ जाता था और सोडियम का साइज बहुत कम होता था। क्या एस ब्लॉक के अंदर जिन दो एलिमेंट में अगर हाइड्रोजन को हटा देते थे तो जिनके बीच का साइज डिफरेंस मैक्सिमम होता था, क्या वो सोडियम और पोटेशियम होते थे बेटा? यस। और क्योंकि इसमें साइज बहुत बड़ा होता था, तो साइज बहुत बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो इसीलिए ये ऑर्डर चेंज होता है। अब ये सब बोलने की बातें हो गई, ठीक। अपने को अल्टीमेटली एक्सेप्शन है तो ऑर्डर याद होना चाहिए। याद कैसे करेंगे? इधर देखिए, इसको हिंदी में पढ़ो, लिखना। क्या बोलेंगे इसको? लिखना रब से, है ना? तो अपने को इसको याद करना है। याद कैसे करना है? लिखना रब से। अब सुनो, अभी ये बहुत सारी चीजें अभी पढ़ ली अपन ने, लेकिन अब खिचड़ी बनेगी दिमाग में, है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, यहां से कोई मतलब नहीं है अपने को, ना यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एग्जाम में सही होना चाहिए, कायदे की बात ये। तो हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। सबसे पहले दिमाग में, है ना, कहानी क्लियर रखिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया एलिमेंट्स के लिए तो किस किस के ऊपर क्वेश्चन आएगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। अब पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को छाट लो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जो कहानी है, ग्रुप 1, 2, 13, 14 की एक जैसी है, और 15, 16, 17, 18 की एक जैसी है। 1, 2, 13, 14 को किससे सॉल्व करोगे? साइज से। साइज से सॉल्व करने का मतलब जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। 15, 16, 17, 18 को किससे सॉल्व करोगे? मास से, वंडरवॉल फोर्स, मास, ठीक है ना? कि मास ज्यादा तो वंडरवॉल फोर्स ज्यादा, वंडरवॉल फोर्स ज्यादा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। डेंसिटी में कोई बाइफर्केशन नहीं है, डेंसिटी में एक ही डोमिनेटिंग फैक्टर है, वो कौन है? मास। तो कोई सा भी ग्रुप हो, डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ेगा, और मास बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन हमने इसमें वॉल्यूम को एलिमिनेट कर रखा है, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक। अब आइए आगे, सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्रुप 1 और 2 पे। ग्रुप 1 के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ध्यान सुन लीजिए, क्या बोला मैंने? ग्रुप 1 के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं, लेकिन इसके डेंसिटी में एक्सेप्शन है। अब डेंसिटी में एक्सेप्शन है तो आपको एक ट्रिक याद रहेगी, है ना, लिखना रब से। तो ये जो लिखना रब से है, ये एक्सेप्शन मेल्टिंग पॉइंट का है कि बॉइलिंग पॉइंट का है कि डेंसिटी का है? डेंसिटी, क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो लिखना रब से, ये लिखना रब से किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? डेंसिटी की। और डेंसिटी को आप किससे सॉल्व करते हो? मास से या वॉल्यूम से? मास से। लिखना रब से आपने लिख लिया, ऑर्डर हमने नहीं बनाया अभी, ठीक है ना, आपने सिर्फ एलिमेंट लिखे, लिखना रब से। अब लिखना रब से में आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि लिखना ज्यादा था कि रब से ज्यादा था, यही प्रॉब्लम आएंगी एग्जाम में जो है। अब आपने लिखना रब से याद करके चलेगा, लिखना रब से में समझ ही नहीं आ रहा इधर से लिखना था कि उधर से लिखना था कि किधर लिखना था, है ना? तो लिखना रब से किसका एक्सेप्शन है? मेल्टिंग पॉइंट का है कि बॉइलिंग पॉइंट का है कि डेंसिटी का है? अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन होता तो मैं साइज से सॉल्व करता, लेकिन डेंसिटी का एक्सेप्शन है तो मास से सॉल्व होगा। मास अपॉन वॉल्यूम, डोमिनेटिंग फैक्टर इज मास। और मुझे पता होना चाहिए दोनों, जहां पर भी एक्सेप्शन आएगा आपको हमेशा दोनों कोने पकड़ लेने हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है तो बीच में तो गड़बड़ है ही है। दोनों कोने पकड़ लीजिए, इधर कौन है? लिखना, इधर कौन है? से। लिथियम और सीजियम में मास से सॉल्व करना है। मास किसका ज्यादा है? सीजियम। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा, तो ये जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। अगले पे आइए, ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं। ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी तीनों में एक्सेप्शन है। क्या बोला मैंने? डेंसिटी तीनों में एक्सेप्शन है। तीनों में एक्सेप्शन है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग साइज से सॉल्व करते हैं और डेंसिटी को हम लोग मास से सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर जब साइज से सॉल्व करोगे, क्योंकि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है तो ऑर्डर याद होना चाहिए। याद करने का ट्रिक आपको क्या बताया? बे, कार, सर, बालन, मांगे। अब आपने बे, कार, सर, बालन, मांगे, एक तरफ आ गया बेरिलियम, एक तरफ आ गया मैग्नीशियम। ये ट्रिक किसका है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो इधर बेकार और इधर मांगे,
और आप याद करिए ग्रुप 1 और 2 और 13 और 14 के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को किससे सॉल्व करना है? साइज से। तो अब इन दोनों के साइज को देख लीजिए, इधर है बेरिलियम, इधर है मैग्नीशियम, ये छोटा है ये बड़ा है, जो छोटा है वो हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो बड़ा है वो सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। ये ऑर्डर बन गया। अब आइए डेंसिटी में। डेंसिटी में भी एक्सेप्शन है, इसमें तीनों में ही एक्सेप्शन, ये सबसे खतरनाक ग्रुप है ना। अब इसका डेंसिटी में भी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को पहले तो याद करना है। याद कैसे करना है, ध्यान सुनिए। कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, याद कर लिया अपन ने, ठीक है ना। याद करने का तरीका क्या हो गया? कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, ठीक है ना। बाकी और कैसे भी याद करना कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना ना। अब इसमें कहानी क्या आ रही है? डेंसिटी की बात चल रही है, ध्यान सुनो। डेंसिटी की बात चल रही है, डेंसिटी को किससे सॉल्व करना है? मास से। अब क्योंकि एक्सेप्शन है तो ट्रिक से याद होना चाहिए। अब ऑर्डर बनाएंगे अपन ने, ये तो याद करके चलेगा, वहां याद ही नहीं आ रहा कार ज्यादा थी भाभी ज्यादा थी, कौन था डेंसिटी, है ना, वैसा। तो अगर हम इसका ऑर्डर बनाए तो ऑर्डर बनाते वक्त कहानी क्या है, किससे सॉल्व होगा? मास से। जहां पर भी एक्सेप्शन है हमेशा दोनों एंड्स पकड़ लीजिए बेटा, एक्सट्रीम एंड से सॉल्व होगा हमेशा। कैल्शियम और बेरियम, बताइए मास किसका ज्यादा होगा? बेरियम का। कार या भाभी में से किसका मास ज्यादा? भाभी का। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा। तो ये जब एक्सेप्शन आपको, अब यहां पर देखो, ये यही सारी पूरी कहानी है इसकी ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ग्रुप 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं, तो डायरेक्टली सॉल्व होगा। लिखना रब से, एक ही ट्रिक याद रखिए, अब ये याद होना चाहिए कि लिखना रब से मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन था कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन था कि डेंसिटी का, तो अपने को पता होना चाहिए डेंसिटी, फिर सॉल्व होगा। इसी तरीके से यहां पर तो सब एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को सॉल्व करने के लिए बेकार सर बालन मांगे, और डेंसिटी को सॉल्व करने के लिए कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये किससे सॉल्व होता है? साइज से, और ये किससे सॉल्व होता है? मास से। दोनों एक्सट्रीम एंड्स पकड़ लीजिए, साइज या मास वाला जो भी फैक्टर वो लगाइए, सॉल्व करिए। नोट करो पहले इसको। तो ये तो एस ब्लॉक की कहानी है, और मेनली इसी पे से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसलिए ये ट्रिक्स आपको याद होने चाहिए, या ये ऑर्डर्स आपको याद होने चाहिए। चलिए ना, अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की बात करी हमने ग्रुप 1 और 2, आगे बढ़ते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 पे, ठीक है ना। 13 और 14 का भी कहानी किसके हिसाब से चलेगी बेटा? साइज से। जो छोटा होगा वो, है ना, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। डेंसिटी में थ्रू आउट एक ही फैक्टर लगाना है, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? मास, और उसके हिसाब से जो जहां एक्सेप्शन होगा उसको अपन ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 13 पे आते हैं, पी ब्लॉक में, है ना। अगर हम लोग बात करें ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन है बेटा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये एलिमेंट्स है। कुछ बातें यहां पर लिखी हुई है ग्रुप 13 में बोरॉन के लिए, चेक कर लीजिएगा। ये भी बोरॉन के अंदर ही, एनसीईआरटी के अंदर एनोमलस बिहेवियर में अलग से लिखा हुआ है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बोरॉन का सबसे पहला पॉइंट पढ़ लीजिए, बोरॉन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मुझे बताइए ग्रुप 13 का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किससे सॉल्व होगा? साइज से। जो छोटा है वो हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, जैसे लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इट हैज आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये इसके बारे में मेंशन है। आइकोसाहेड्रल मतलब B12 की यूनिट मिलती है, कौन सी यूनिट मिलती है? B12 यूनिट मिलती है, और इसमें 20 फेसेस बनते हैं ना। तो इसको, इसका जो स्ट्रक्चर मिलता है वो B12 का स्ट्रक्चर मिलता है, और B12 में 20 फेसेस बनते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल में 4 फेस होते थे, ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस होते थे, तो आइकोसाहेड्रल में 20 फेस बनेंगे। तो इसका ये B12 होता है, पर वो 12 एटम मिलके जो है 20 फेसेस बनाते हैं, और इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। अगली बात,
बोरॉन के बारे में लिखा, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लैटिस छोटा है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और उसके ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसका लैटिस बहुत ही मजबूत होता है। ठीक, अगला पॉइंट यहां पर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू टू स्मॉल साइज, बोरॉन का साइज अपने ग्रुप में बहुत छोटा है। याद करिए, हमने एक इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का टॉपिक पढ़ा था, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने बोला था बैंगन आलू गाजर इन थैला, इस ग्रुप का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट था वो प्लस था, और जो गॉस है वही हॉस है, और हॉस से 2 यूनिट कम लॉस है। तो हमने बोला था कि बोरॉन के ऊपर +3 स्टेट आता है। अब दो चीजें यहां पर आपको बहुत क्लियरली समझनी है। एक होता है बोरॉन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आना, और एक होता है बोरॉन पे +3 चार्ज आना या आयन बनना। ये दोनों बातें अलग अलग होती है। अगर मैं बोलूं कि किसी के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और चार्ज के अलावा अगर मैं आयन की बात करूं यहां पर, है ना, तो आयन बनने का मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। बोरॉन कभी भी कैटायन नहीं बनाता, बोरॉन कभी भी +3 अपने ऊपर चार्ज या आयनिक फॉर्म में चार्ज नहीं आने देगा। उसके ऊपर ये जो +3 स्टेट या चार्ज आप लिखते हो, याद करिए जब आप रेडॉक्स पढ़ते हैं तो रेडॉक्स में ये बोला जाता है कि जो इवन कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है ना, जब चार्ज प्रोड्यूस करना होता है तो उस शेयरिंग को भी ट्रांसफर की तरह ट्रीट किया जाता है। ये रेडॉक्स की कहानी होती है ना, कि अगर आप, हाँ, जो भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव होता है उसको वो पार्शियल ना मान के कंप्लीट अज्यूम करता, वो मानता है कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा नहीं, इसको मिल ही गया, तो ये उस हिसाब से स्टेट कैलकुलेट करता है। तो एक्चुअल में जब ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन कोवेलेंट बॉन्ड को भी आयनिक की तरह कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बोरॉन के बारे में ध्यान से सुनना है ना, यहां लाइन पढ़िएगा ध्यान से। ड्यू टू स्मॉल साइज द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज, देख लीजिए आराम से ना, ड्यू टू स्मॉल साइज द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ बोरॉन इज वेरी हाई, दिस प्रिवेंट्स बोरॉन टू फॉर्म आयन। आयन नहीं बनाने देगा। बोरॉन पे +3 चार्ज आता है कि नहीं आता है? आता है। वो चार्ज बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन बोरॉन कभी भी +3 आयन नहीं बना पाएगा। और अगर आयन नहीं बनाएगा तो क्या वो कभी आयनिक कंपाउंड बना पाएगा क्या? तो अगर आयनिक नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? कोवेलेंट। बोरॉन वैसे भी तो नॉन मेटल या मेटलॉइड है, नॉन मेटल का बॉन्ड वैसे भी क्या बनेगा? कोवेलेंट। तो बोरॉन के ऊपर जब भी +3 हम लिखते हैं, वो +3 उसका आयन नहीं होता, वो +3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। +3 टाइप का आयन नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि बोरॉन के वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p1 है, और 2s2 2p1 है, और अगर इसको अपने ऊपर +3 आयन बनाना है तो इसको इसको सबको लूज करना पड़ेगा। और अगर +3 चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 3। इन तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 चाहिए होगी वो बहुत ज्यादा होती है, ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा होती है, और उतनी एनर्जी इसको नेचर से नहीं मिल पाती, और इसीलिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता। हाँ, ये ट्रांसफर शेयरिंग हल्का फुल्का कर लेगा, और शेयरिंग की वजह से इसके ऊपर जो +3 आएगा वो इसका स्टेट होगा, लेकिन बोरॉन कभी भी +3 टाइप का आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और आयन नहीं बनाएगा तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? कोवेलेंट। अब कोवेलेंट में +3 आए तो पोलराइजेशन वोलराइजेशन वो सारी चीजें आ जाती है, बट हाँ, ये ध्यान रखें कि इसका कभी भी आयन नहीं बनता है ना +3 टाइप का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आइए इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे बात करते हैं, जो मेनली हमारा डिस्कशन था, पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। बेटा ग्रुप 13 और ग्रुप 14 याद करिए, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को किससे सॉल्व करेंगे? साइज से। जो छोटा है वो हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आइए इधर बोरॉन पे। बोरॉन के ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों को सॉल्व करना है साइज से। जो छोटा है वो हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जो बड़ा है वो सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन इसके भी मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, बॉइलिंग में कोई एक्सेप्शन नहीं है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, जो छोटा है वो हार्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जो बड़ा है वो सॉफ्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन इसके मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? एक्सेप्शन। ग्रुप 1 में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डेंसिटी में एक्सेप्शन है। याद करने का तरीका, लिखना रफ से, अब सॉल्व करते वक्त मास या साइज लगा लेना है। ग्रुप 2 के मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है या नहीं है? है। बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है या नहीं है? है। डेंसिटी में एक्सेप्शन है या नहीं है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को याद करने का तरीका, बे कार सर बालन मांगे। डेंसिटी को याद करने का तरीका, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, याद कर लिया अपन ने। अब ग्रुप 13 में बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले ही बोला है,
ग्रुप 13 में लेंथेनाइड और ट्रांजिशन दोनों कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं। इसका हर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को देखो, मेल्टिंग पॉइंट में कायदे से गैलियम यहां होना था, थैलियम यहां होना था और ऐसा ऑर्डर बनना था, लेकिन दो एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो गई, थैलियम और गैलियम। तो एक्सेप्शन तो आ गया, एक्सेप्शन तो आ गया, लेकिन अब एक्सेप्शन को याद करना है। याद करने का तरीका ध्यान से सुनना। बाल्टी, क्या बोला मैंने? इन गार्डन, बाल्टी इन गार्डन। अगर बाल्टी इन गार्डन की बात करें तो ये अपने को याद करने का तरीका होगा। एक था बॉटल में गया अलादीन, वो क्या था? आईई, वो क्या था? और बाल्टी इन गार्डन क्या है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। अब आप एग्जाम में बाल्टी इन गार्डन तो बना के आ जाओगे। अब बाल्टी इन गार्डन में बाल्टी इधर था कि उधर था, वो याद आना पड़ेगा। तो जब भी एक्सेप्शन आएगा आपको हमेशा दोनों एक्सट्रीम एंड्स को पकड़ना। प्रोसेस है, उसको याद करते जाइए, हर जगह यही चलेगा ना। दोनों एक्सट्रीम एंड पकड़िए, एक तरफ कौन है? बाल्टी, एक तरफ कौन है? गार्डन। आप किसको सॉल्व कर रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट किसका है? ग्रुप 1, 2, 13, 14 के मेल्टिंग पॉइंट को किससे सॉल्व करना है? साइज से। जो छोटा है वो हार्ड है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो बड़ा है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। प्रोसेस सब जगह एक जैसे, ये यूनिक प्रोसेस है, बस ट्रिक्स अपने को देखनी है। अगले पे आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को शुरू से लेकर आखिरी तक, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर किसको मान के चल रहे हैं? मास को। मतलब डेंसिटी को किससे सॉल्व करना है? मास से। और मास से सॉल्व करेंगे तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, क्या टॉप टू बॉटम जाने पर मास लगातार बढ़ेगा बेटा? यस। और मास लगातार बढ़ेगा तो मास बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। यहाँ की डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी तक ग्रुप 1 की डेंसिटी में एक्सेप्शन था, ग्रुप 2 की डेंसिटी में एक्सेप्शन था। ग्रुप 1 की डेंसिटी लिखना रब से, ग्रुप 2 की डेंसिटी कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी। यहाँ पर कोई डेंसिटी में एक्सेप्शन नहीं है। आइए ग्रुप 14 पे आते हैं। ग्रुप 14 अगेन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किससे सॉल्व होगा? साइज से। जो छोटा है वो हार्ड है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आइए चेक करिए। बॉइलिंग पॉइंट में यहां पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं। बॉइलिंग पॉइंट में जनरली आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है ना, जनरली आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। डाउन द ग्रुप जाएंगे, जो छोटा है हार्ड है, हार्ड है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो बड़ा है सॉफ्ट है, सॉफ्ट है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ग्रुप 1 को अगर छोड़ दें तो ग्रुप 2 के मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन था, ग्रुप 13 के भी मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन और ग्रुप 14 में भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? केवल संत और प्रभु की पोजीशन चेंज हो गई है। तो इसके लिए कोई ट्रिक अलग से याद नहीं करेंगे, इतना आप अपने को दिमाग में रख सकते हैं कि संत और प्रभु की पोजीशन चेंज हो गई। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंथेनाइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों लगते हैं, ठीक है। आगे आते हैं डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं बेटा? मास से। और मुझे बताइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, क्या डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और मास बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम, जर्मेनियम से ज्यादा एसएन और एसएन से ज्यादा पीबी। लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है टेबल के नीचे स्टार लगा के। वो पॉइंट क्या है? ध्यान सुनना। यहां पर जब हम कार्बन ले रहे हैं डेंसिटी के अंदर, तो कार्बन के दो फॉर्म लिए जा सकते हैं। कार्बन के दो मेन एलोट्रॉप्स पे बात हुई थी, डायमंड और ग्रेफाइट। अगर आप यहां पर देखें तो अभी मैंने जो कार्बन लिखा हुआ है डेंसिटी में, वो क्या लिखा हुआ है? ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट दिया तो ऑर्डर बिल्कुल सही है, मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आपने कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ डायमंड ले लिया तो ऑर्डर में चेंज आ जाता है। डायमंड की डेंसिटी जो होगी वो ग्रेफाइट से ज्यादा होती है, तो ये आगे चला जाता है और ये पीछे आ जाता है। तो अगर डायमंड दे दिया तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा आपको। सिलिकॉन पीछे आ जाएगा और डायमंड आगे चला जाएगा और ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। यहां से एक और कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं कि अगर डेंसिटी का क्वेश्चन आया और कार्बन दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड और कार्बन दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, तो बताइए किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? डायमंड की या ग्रेफाइट की? डायमंड की ना। तो अगर ऐसा दे दे तो ये तो लॉजिकली भी अपने को पता है, बट हाँ इस ऑर्डर में इसकी वजह से चेंज आता है। नोट कर लीजिए। से आगे बढ़ते हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18। अच्छा वो बोरॉन वाला, ठीक है। किसको ऐसी हिचकी आ रही है?
लिख लिया भाई सबने? अब देखो है ना, ये जो ऑर्डर अभी हम लोगों ने देखा है ग्रुप 13 और 14 के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी का, इसके आगे यहां तक अभी अपन लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वो वाला हिस्सा देखा जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, साइज पे। जो छोटा है वो हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसके बाद वाले जो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 है ना, उन सब में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हम लोगों को किससे सॉल्व करना है? मास से। वहां पर डेंसिटी भी मास से ही सॉल्व होगा, डेंसिटी तो सब जगह ही मास से सॉल्व हो रहा है, और वहां पर वंडरवॉल फोर्स भी मास पे डिपेंड करेगा। मतलब जैसे इनमें डेंसिटी लगातार डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, वहां पर एक ही ट्रेंड बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी तीनों ही मास पे डिपेंड हो जाएगा, और तीनों ही मास पे डिपेंड हो जाएगा मतलब तीनों ही डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा होगा। तो आइए देखते हैं उन ऑर्डर्स को, ठीक है ना। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ग्रुप 15 के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, और इस ऑर्डर को जब हम बात कर रहे हैं तो यहां देखिएगा थोड़ा सा, कल ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ भी हमने देखा था, और इस पैराग्राफ में मैंने आपको बोला था कि ये पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, आज डिस्कस कर रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से। कहा गया, ये रहा, इसको पढ़िए जरा। द बॉइलिंग पॉइंट्स है ना, क्योंकि इसकी अब जरूरत पड़ने वाली है, तो एनसीईआरटी की लाइन भी है। द बॉइलिंग पॉइंट्स इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। कौन से ग्रुप की बात कर रहा है? ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को साइज से सॉल्व करना है या मास से सॉल्व करना है? मास। क्या डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा? यस। और मास बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली डाउन द ग्रुप बढ़ रहा होगा। ये वही बात बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन कम आते हैं, मेल्टिंग में तो आप देख रहे हो हर जगह एक्सेप्शन आ ही रहा है, ठीक है। बट द मेल्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देख लीजिए, बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस and then decreases up to bismuth, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बाकी सब जगह कहानी बिल्कुल अच्छी चल रही थी, लेकिन यहां पर गड़बड़ क्या होता है कि आधे तक तो बढ़ता है और आधे के बाद कम हो जाता है, और वो बढ़ने और कम होने के पीछे का रीजन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की कहानी ही है। ध्यान सुनना। मुझे बताओ, मैंने आपको बोला ग्रुप 1, 2, 13, 14 की जब हम बात करते हैं तो उसको हमने मेटल्स वाली कैटेगरी में रखा, मेटल डोमिनेटिंग, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट से सॉल्व किया। 15, 16, 17, 18 नॉन मेटालिक कैटेगरी में हमने रखा तो उसको वंडरवॉल से सॉल्व करा। लेकिन याद करो, ग्रुप 15 एक ऐसा ग्रुप है जहां पर मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल की कहानी बिल्कुल ट्रांजिशन फेज में होती है। याद करें, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ये इसमें मेटलॉइड भी है, नॉन मेटल भी और मेटल भी। तो इसमें ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में जो प्रॉपर्टी लगेगी वो वंडरवॉल फोर्स लगेगी। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आप नॉन मेटल में जब नीचे जा रहे हो और मास देख रहे हो तो मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन नीचे जब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पे आप जा रहे हो तो वो मेटल वाली कैटेगरी में जा रहे हैं, और मेटल वाले में वंडरवॉल फोर्स काम में आएगा या मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ काम में आएगा? मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। जितना छोटा होगा उतना हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। तो बेटा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये मेटल वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, और मेटल वाले में चले जाते हैं तो यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ लग जाता है, और इसीलिए नीचे जाने पर सॉफ्टनेस बढ़ेगी, और सॉफ्टनेस बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। ये ऑर्डर आता है। अब इसी ऑर्डर को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ऑर्डर के फॉर्म में चेक करिएगा, है ना। ऑर्डर ऑलरेडी बना ही हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करें तो अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जनरली द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसमें चेंज क्या आ गया? जनरली उसने इसलिए लिखा है कि लास्ट के दो एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो बॉइलिंग में इंटरचेंज हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के लिए एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखी है कि द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ, देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ, है ना। तो बिस्मथ तक जाने पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ये कहानी है ना। तो इतना ऑर्डर में कुछ खास नहीं है, लेकिन ये लाइन एनसीईआरटी की तो लिखी हुई आ सकती है कि इन ग्रुप 15 डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज, दोनों ही गलत है। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। बस ये लाइन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है ना। डेंसिटी पे आ जाइए, डेंसिटी में कुछ भी नहीं सोचना, वही एक ही फैक्टर चल रहा है, डोमिनेटिंग फैक्टर मास, और विदाउट एनी एक्सेप्शन लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ये लाइन भी आप चाहो तो लिख लेना अलग से। द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, किसके लिए है ये भी लिख लेना, ग्रुप 15 की बात हो रही है। बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। बहुत क्लियरली ये लाइन एनसीईआरटी में स्टेटेड है, तो इस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी सिर्फ टेबल वाली बात होती तो अपन इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन लाइन भी लिखी उसने वैल्यू के साथ साथ।
चलिए ना, तो यहां पर ये बात हो गई बेटा ग्रुप 15 के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। इसके बाद बचता अपने पास ग्रुप 16, 17, 18। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लगातार बिल्कुल कहानी चलती है। तो ग्रुप 16 आ गया, इसके बाद ग्रुप 17, ग्रुप 18। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप 16 की बात करें, अगेन 15, 16, 17, 18 में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? मास पे, है ना, वंडरवॉल फोर्स। और डेंसिटी तो शुरू से ही किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो इसमें लगातार बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या जो डेंसिटी वो बढ़ाते जाइए। 16 का ट्रेंड भी यही है, 17 का ट्रेंड भी ऐसे ही है, और 18 का ट्रेंड भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ग्रुप 16, 17, 18 रेगुलर इंक्रीज आ जाएगा। ऑर्डर बना लीजिए, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है ना, मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में F2Cl2 Br2I2 लिखा है। हो सकता है एग्जाम में FCl Bri लिख के आ जाए, बात एक ही है। एलिमेंटल फॉर्म में दे, मॉलिकुलर फॉर्म में दे, आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ा देना है ना, उसमें दिमाग मत लगाना ज्यादा कुछ। चलिए ना, ये जो ऑर्डर्स अभी आपने लिखे हैं बेटा, इनके बाद ये तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी की बात हो गई। तो ये यहाँ पर आके मतलब लगभग लगभग अपन ने जो एडिशनल चीजें पढ़नी थी पी ब्लॉक में वो भी कवर कर ली। अब यहाँ पर आइए, तो इसमें लास्ट में एक पॉइंट आता है जो कि हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। वो था नेचर ऑफ हाइड्राइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। लेकिन पिछले साल जेई मेंस में, है ना, बहुत फ्रीक्वेंसी इन क्वेश्चंस की ज्यादा थी कि भाई कौन सा, देखो याद करो, हम लोगों ने बोला था कि मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? जनरली बेसिक। मेटल का ऑक्साइड जनाबे अली गैंग का है तो एम्फोट्रिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। और कभी कभार नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते थे, N2O, NO, CO। तो हमने इंडिविजुअली वैसे तो पढ़ रखा है, अभी वही सारे ऑक्साइड है जो हमने पढ़ रखा है, बट उसको एक बार हम ग्रुप वाइज देख ले रहे हैं कि भाई याद करिए, हाइड्राइड्स में एस ब्लॉक के हाइड्राइड को ब्लॉक से देखा जाता था, पी ब्लॉक के हाइड्राइड को ब्लॉक से देखा जाता था, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को EN से देखा जाता था। वही चीजें हम लोग एक बार और रिवाइज कर ले रहे हैं, दैट्स इट। और पिछले बार जेई मेंस में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। कैसे आते थे कि भाई इसका नेचर बता दो, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोट्रिक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। वैसे तो हमको पता है कि मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, जनाबे अली होगा तो एम्फोट्रिक होगा, वो सब चीजें हमें पता है। बस उसको एक बार यहाँ पर फटाफट रिवाइज कर ले रहे हैं हम लोग, ताकि एक बार डबल हमारा, है ना, रिवीजन हो जाएगा उसका। आइए इधर देखिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 की अगर हम लोग चर्चा करें तो ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स है ना, उसका रिएक्शन किससे करा रहे हो? ऑक्सीजन से। भैया ऑक्साइड कब बनेगा? जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड। हेलोजन से रिएक्शन करेगा हेलाइड। ऑलरेडी अभी आपको कुछ थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, कल परसों के लेक्चर में। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का ऑक्साइड बनाएगा। ग्रुप 13 का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, गॉस है, वो कितना होता है? +3। तो इन एलिमेंट पे +3 है, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बेटा? -2। तो उसके हिसाब से अब हम लोग डिस्कशन करें। चलो एक काम करो, अब समय कम ही, कल इसको देख लेंगे। कल कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट करें, 10 मिनट का समय लगेगा इसमें।